फिर आगे रख देना इधर। वो क्या होगा? वो F होगा, क्योंकि जहां तक इरेक्ट दिख रहा है, इरेक्ट एंड एनलार्ज, वो क्या है बताइए? फोकस और पोल के बीच में इरेक्ट और एनलार्ज दिखता है कि नहीं? सिक्स्थ केस। और जहां से तुमको दिखना बंद हो जाए वही फोकस है, क्योंकि अब इन्फिनिटी पे बनेगी। और उसका डबल कर देना तो सी उसका डबल कर्वेचर है ना। तो समझ लो ये वैसे भी दिखने से नहीं लग रहा बहुत बड़े गोले से काटा गया, क्योंकि इतना ऐसा होगा तो फुटबॉल में भी इससे ज्यादा ही कर्वेचर होता है। चलो अब देखिए, ये तो आपने देख लिया, ये कॉनकेव का देख लिया। अब आप लोग देखो कॉन्वेक्स का, इससे आपको सीधी और छोटी इमेज दिखेगी और पीछे का वाइडर एरिया दिखेगा। तो अब हम इनके यूजेस दिखाना चाहते हैं आप लोगों को दिखाना। ये भी देखो, इससे देखो ये आप लोगों की स्कूटी में लगा रहेगा, तो पीछे देखो कितना एरिया दिख रहा है। अपने पीछे देखना, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है। तो ये देखिए, इससे फिर हम दोनों को यूजेस दिखा दें। पीछे देखिए तो कौन, ये लो पीछे देखिए कितना का एरिया कवर कर रहा है। समझ में आ गई ना बात? क्या सब फोन में कौन सा मिरर है? ये देखो, देख लिया तो फोन में मिरर होता है। पीछे का एरिया आप लोगों ने देख लिया ना कि काफी ज्यादा दिख रहा है। कैमरा होता है, हम लोग यूज देखें है कि नहीं, बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है। और इसमें वो चीज देखोगे तो पीछे बड़ा नहीं दिखेगा। कुछ दिख रहा है बड़ा? इसमें कुछ नहीं दिख रहा है पीछे। कहाँ दिखाई? आँख ही दिख जाए बहुत बड़ी बात। कुछ पीछे दिख रहा है बड़ा? आप उल्टे दिख रहे हो क्या? मैं दिख ही नहीं रही हूँ। सर जहाँ से उल्टा दिखना स्टार्ट हो जाएगा आप उल्टे दिखोगे ना? हाँ दिख रही है। यहाँ भी दिख रही है। इससे पता चलता है कि ये मुझे भी कौन सा के बाहर है, बाहर कॉन्ट्रैक्ट सही ही उल्टा दिख रहे हो? देखो उल्टे दिख रहे हो, अभी देखो। तुम F से दूर हो। चलो ये देखो, रिवर्स दिख रहे हो ना, उल्टे, तो तुम F से दूर हो तभी तो उल्टी इमेज बनेगी। ये देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, उल्टे दिख रही हो ना, अभी दिख जाओगे। सृष्टि दिख रही है। हाँ तो आप भी दिखो, मेरा टी-शर्ट दिख रहा है। मैं भी दिख रहा हूँ। और जहाँ से दिखना शुरू हो जाए वो F के दूर पे उल्टा, और F और P के बीच में तुम्हें सीधी आंखें दिखी। उल्टी दिख रही हो सर, जहाँ से सीधे दिख गए वो प्रिंसिपल फोकस है। प्रिंसिपल फोकस क्या है? सब उल्टा ही उल्टा है ना, 5 केस। प्रिंसिपल फोकस सीधा दिखा था कि नहीं? हाँ, वर्चुअल एंड इसमें तो देखिए, देखो ओके, सौम्या उल्टे दिख रही हो? यहाँ से सीधा हुआ दिख रहा पता दिख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा सर। ये रहा प्रिंसिपल फोकस। देखिए रिवर्स दिख रहा है। फोकस से तुम सब उल्टा दिख रहा है। ठीक है, ये एंगल क्या मेरा उल्टा कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स। हाँ, ये रहा इसका प्रिंसिपल फोकस। ये है जो प्रिंसिपल सर आपने ऐसा बोला मैं बैग सॉक आए क्या? These are
सर यहाँ पे एक पड़ा हुआ है। दे दो। एक मैं भी खरीदी है, मुझे भी चाहिए चलो बड़ा वाला लेके ओके। हाँ इसमें तो लग रहा है जैसे गाड़ी सेल्फ लग रहा है। अरे सोने की कलर भी लग रहा है उसमें बीच में। Let us start it. खैर वो बात है। छोड़ दो मैं निकाल Okay. वो कितना बड़ा है वो वाला है ना। Now, uses of concave mirror and convex mirror. उसने तो एक ही दिन में सब करवा दिया, 4 9 सब। ये तो हो गया। और कनकेव और कन्वेक्स की मिरर फॉर्मेशन। किसको हटाऊं? कैसे हटेगा? बन गया? नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं। जिसमें लिखा है सिर्फ आप ही हो इसमें, और 2 मिनट तो ये बाद हट नहीं रहा ना? तो 2 मिनट बाद ही मीटिंग बंद हो जाएगी। ओके। अरे हम लिख के आते तो वो काट जो नहीं लिखता कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर कहाँ पर यूज होता है? इट इज यूज्ड इन सैलून, सैलून। तो वहाँ पर इससे यूज होता है और इसके लिए दैट इज शेविंग मिरर। क्योंकि शेविंग के सारे डिटेल्स इसमें दिख जाते हैं। ठीक अरे है? वो पास में लाइट आता है, यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ कम है। अरे ठीक सब मुझे समझा इवन ब्यूटी पार्लर में भी यूज होता है, और जो ग्लोब रखा है उसके पीछे रखा हुआ मिरर भी कॉन्केव मिरर ही है, उसमें बड़ा दिखेगा। तो वो थोड़ा सा क्या है कि हीट पड़ते पड़ते कॉन्केव हो गया। कन्वेक्स पे हीट पड़ेगी कनकेव, है ना? तो इसलिए वो थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो उसमें कोई चीज देखोगे बड़ा ही दिखेगा। और वो ऐसा कॉन्केव हुआ है कि बहुत सारी चीजें सीधी हैं। यहाँ पर भी आके देखोगे तो इसका मतलब इसका फोकस कितना पीछे होगा। खड़े होके देखो, है कि नहीं? तो इससे पता चल रहा है कि कॉन्केव तो है। आप लोग वहीं से खड़े होके देखोगे तो भी आपको दिख जाएगा। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो ग्लोब हटाने से दिख जाएगा। वही तो सब बोल रहे हैं सीधा ही देखना है। दिख रहा है कुछ? हाँ, मैं तो दिख रही है, वो भी दिख रहा है। और आप दिखते हो लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट है कि नहीं? लेफ्ट फुट राइट फुट Uses of concave mirror. These are used. अब देखो कि हम लोग जैसे ये रे है, ठीक है? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये इसकी पार एक्सियल रे है, और ये कौन सी है? दूसरी वाली मार्जिनल रे है। तो ये मुझे बताओ, अगर ये C है और ये F है, तो जो पास वाली रे है वो अब इससे क्या होगी? यानी रिफ्लेक्ट होगी। तो जो पैरेलल होती तो उसे कहाँ जाना चाहिए? ऐसे जाना चाहिए कि नहीं? पर वो F से नहीं जाएगी। क्यों? हमें क्या पता? कनकेव है, ऐसे कैसे नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। तो जाना पड़ेगा। अगर वो पैरेलल बात हो गई नहीं लोग। तो आप F को वहाँ अगर रेस पहले रहते तो देखो पहले गलत चीजें सिखाई जाती है फिर सही, ऐसा इसलिए भी होता है। नहीं, हम F को वहाँ शिफ्ट कर ये देखो, जो पार एक्सियल रे है वो F से दूर से जाएगी, और जो दूर है वो पास से जाएगी, और जो पास है वो कहाँ से जाएगी? क्या? अभी समझ में आएगा। अभी तक हमने जो सीखा है वो गलत था। हाँ वो गलत था। अब जरा देखो, इसीलिए आपको बताया गया। तो इस चीज सुन लो, एक बार सुनोगे तो पता चलेगा। तो जो आपकी इमेजेस होंगी इसके बीच की, वो सब इनके ये एक्सट्रीम एंड्स हैं। तो इसको कहते हैं एब्रेशन, इसको कहते हैं मिरर की त्रुटि।
जिसकी वजह से रियल साक्षी और इमेज की साक्षी मुझे भली प्रकार पता है कि वो रियल है, वो इमेज है। क्योंकि हम लोग तुरंत पता कर लेते हैं ये इमेज है। कैसे पता कर लेते हैं? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, ब्लरनेस होती है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट रेज हैं वो एक जगह फोकस नहीं हो रही हैं, नहीं तो क्या उसमें भी वही क्लैरिटी नहीं होती जो रियल साक्षी में होती। तो इस तरीके से इस चीज़ को क्या कहते हैं, हम पता तुरंत पकड़ लेते हैं ये इमेज है। कैसे पकड़ लेते हैं? इट इज एब्रेशन। द वेरियस रेज फॉलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर नॉट फोकस्ड एट ए पॉइंट। हम आंखें एंटिसिपेट कर लेती हैं, चलो इसको अप्रॉक्स करके ये चीज है। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? सो देखो क्या चीज बताइए आपको, वेरियस रेज फॉलिंग कैसा हो बताइए, फॉलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर, वो क्या होंगी, नॉट फोकस्ड एट ए पॉइंट। वो एक पॉइंट पे फोकस नहीं होती। तो इस चीज को क्या कहते हैं? मान लीजिए अगर आप यहाँ पर भी फिर से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल निकालते हैं, वो ये देखो, इसमें भी क्या होगा कि डिफरेंट रेस डिफरेंट जगह पे फोकस होंगी। ये क्या कलर की वजह से होगा, ये दिस इज ड्यू टू डिफरेंट कलर। कुछ भी देखो, कोई भी कलर देखो तो ये डिफरेंट जगह पे हो रहे हैं। अगर सब एक साथ होती है तो फोकस होगा। मेरा कहने का मतलब है कलर की वजह से भी होगा। ये जैसे मान लो ये डिफरेंट कलर डिफरेंट जगह पे हो रहे हैं, है कि नहीं? तो अब ये देखिए, तो इसको भी आप देख लीजिए, कलर की वजह से हो रहा है। कलर की वजह से क्या हो रहा है? कलर की वजह से इमेज एक जगह नहीं फॉर्म होगी। सर उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? देंगे दैट इज, ये देखो, इससे भी देख लो, एक जगह कलर की वजह से इमेज नहीं फॉर्म। चल अब ये देखो, सर फिर जो बोलते थे ना एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सुन लो इक्वल है, ये देखो वो सब क्या था? अभी बता रहा हूँ। एक और चीज देख लो तो बता दो तुमको। ये देखो, इसमें ये एक ऐसा लेंस भी है, इसकी प्रॉपर्टी बाद में बताऊंगा, ठीक है? अभी देखो वो थोड़ा बोर हो रही है, सृष्टि उसे जमाई आ रही है, तो थोड़ा उसको बताने दो। जमाई का मतलब जमाई राजा। कि हमारे मतलब पनीर इडली डोसा की बात कर ही नहीं रहे, तो इससे भी तुम यही बात देख सकते हो कि इमेज अलग दिख रही है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि कलर भी दिख जाते हैं कई बार। देखो कलर दिख रहा है कि नहीं? हाँ। मिरर तो एक जगह, इससे भी देखो लेंस से पकड़ के देखो मिरर में, तो आप देखो रोशनी को देखो तो कलर दिख रहा है। तो कलर की वजह से क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है? सुन लो इधर, इस बात की जानकारी है कि व्हाइट लाइट में सारे कंपोनेंट होते हैं। तो जो इसमें बेंड होगा तो सबसे ज्यादा वॉयलेट बेंड होगा, और सबसे कम कौन सा बेंड होगा? रेड। ऐसा हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज वर्ल्ड एंड ब्यूटीफुल आई। ठीक है? सो ये देखो, इधर देखो, यहाँ पर इसके सभी कलर अलग अलग हो गए, और जो पास दबा वो कौन सा था? बोलो, इधर देखिए, अभी बता देते हैं, जरा इस बात को आप देखेंगे तो बता देंगे। नाउ जस्ट सी इट, ठीक, ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा कौन सा कलर दबेगा? सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर दबेगा, और सबसे कम कौन सा दबेगा? तो ये वॉयलेट सबसे ज्यादा दबा, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है। और रेड क्या होगा बताइए? सबसे कम दबा। और विबग्योर के बीच में और कौन कौन से कलर होते हैं? ग्रीन, येलो, तो वो बीच बीच में अपने अपने हिसाब से दबे। ये आपको आगे बताया जाएगा कि वास्तव में सब अलग अलग स्पीड से चलने लगे हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी ब्लू कलर में होती है कि रेड में? रेड में आप लोग सोते हो, आपको मालूम है कि उसमें कम एनर्जी है, तो हमारे आंखों की आइरिस को रिलैक्स देगा। ज़्यादा एनर्जी ब्लू है तो कहते हो लाइट ऑफ करो, कहते हैं लाल से छोटी सी रोशनी जला तो उसमें सो जाएंगे। तो रेड लाइट में सबसे कम एनर्जी है, इसलिए उस एनर्जी को एटम्स, देख लो फिर सीख नहीं पाओगे,
तो रेड लाइट में सबसे कम एनर्जी है। तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर की ऑर्बिट में जाना है तो क्या वो एनर्जी लेके जा सकता है? ऐसा हमने बताया था, फोटोन। तो जब रेड इसके पास आया और उसको बोला कि तुम मेरी एनर्जी ले लो और ऊपर चले जाओ, उसने कहा इतनी कम एनर्जी लेके आए हो, हमको नहीं चाहिए, हम 2 सीढ़ियों के बीच तो पैर नहीं रखेंगे, फोटोन हूँ तो पूरी एनर्जी दो। ऐसा तो नहीं कि आधा पैकेट दे दो, आधा पीछे सारा उससे ले लेना। तो रेड को कोई लेता ही नहीं है, आप ध्यान ही नहीं दे रही हैं। तो इसकी वजह ही कुछ है सुनो, ना, रेड एनर्जी को कोई नहीं लेता, ये देखो बता दिया कि इसी वजह से सारे सिग्नल रेड होते हैं, क्योंकि कोई लेता नहीं तो उसका एटीन्यूएशन नहीं होता, उसमें क्षय नहीं होता, वो बहुत दूर तक चला जाता है। रेड अगर वो एटम में मतलब क्योंकि किसी एटम ने लिया नहीं, उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि किसी एटम को वो ऊपर के स्टेट में एक्साइट कर सके, तो इसलिए सारे सिग्नल ब्लू कोई नहीं होता, सारे सिग्नल क्या होते हैं? रेड। तो जो डेंजर सिग्नल है वो इसीलिए रेड है क्योंकि वो फार रीचिंग। कैसे हैं? फार रीचिंग। तो यहाँ मतलब अगर वो मतलब अगर रेड जो है लाइट वो बाकी एयर में जो एटम्स है उनके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जाएगी, वो दूर तक चली जाएगी। ये लेंस है, ये क्या है बताइए? आखिर में जाते गायब हो जाएगी या नहीं? अब ये बता रहा हूँ, ये क्या है? लेंस। क्या इसमें भी इमेज एक पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच बनेगी क्या? वो फोकल रेंज कहलाएगा। अब वो फोकल पॉइंट नहीं हो गया, उसे क्या कह देंगे? फोकल रेंज। और फोकल रेंज क्या करेगी? कॉजेज ब्लरनेस ऑफ इमेज। उसमें अलग अलग कलर दिखेंगे। लेंस में तुम देखोगे इसमें तो अलग अलग कलर दिख रहे थे कि नहीं, तो एक ही कलर अलग अलग में डिवाइड हो गया। ये भी एब्रेशन है, लेकिन ये क्रोम की वजह से, कलर की वजह से, और ये बिना कलर की वजह से, इसमें तो कोई कलर नहीं बटेगा, तो इसको कहेंगे अक्रोमेटिक एब्रेशन और इसको कहेंगे क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेशन एब्रेशन का क्या मतलब है? दो बता दिया। ब्लरनेस इन इमेज इज कॉल्ड एब्रेशन। इन मिरर इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे मिरर में? अक्रोमेटिक। क्रोम ऐप नहीं डाउनलोड किया क्या? क्रोम का मतलब ही कलर होता है, तो इसलिए यहाँ तक बात समझ में आई जी? नॉट फोकस्ड एट ए पॉइंट है। तो इसमें क्या है कि ब्लू सबसे पास है और रेड सबसे दूर है। अच्छा ये बताओ, जब कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो किस में एनर्जी ज्यादा है? ब्लू में ज्यादा एनर्जी कि रेड में? अब तुम दौड़ते हुए बीच में चले जाओ, समुद्र का बीच होता है, तो तुम्हारी गति में परिवर्तन अधिक कब होगा? जब तुम दौड़ते हुए जा रहे हो कि जब टहलते हुए जा रहे हो? तो जो दौड़ती हुई यहाँ की ब्लू रे है वो सीधे ना जाके वो बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गई, और जो रेड है उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ। टहलते जाओगे तब उतना वो नहीं होगा। तो देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स इन लाइट एंड दे आर ऑफ डिफरेंट एनर्जी पैकेट्स। सबका एनर्जी सेम नहीं है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? तो उसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग और सबसे कम एनर्जी किसकी है? तो वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ज्यादा बेंड कौन होगा? जो दौड़ता हुआ जा रहा है, विच इज हैविंग मोर एनर्जी, उसमें ज्यादा चेंज आएगा कि नहीं? तो इसलिए ब्लू। तो यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं कि इफ लाइट पासेस थ्रू लेंस वेरियस कलर्स बेंड एट डिफरेंट एंगल। इसमें हमें पार एक्सियल और वो नहीं लेना है, एक ही रे में दोनों काम हो गए। यहाँ हमारा पार एक्सियल और साथ में मार्जिनल था तब ये हो पाया। और इसमें क्या चीज है बताइए, क्या लिखे बताओ? When light passes through lens, lens is a piece of transparent glass which enables to form image. रेनबो के कलर्स के साथ हो गए ना एनर्जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ विबग्योर हो जाएगा, विबग्योर तक किस हिसाब से हो जाएगा ये? विबग्योर। विबग्योर तो जानते हो ना, बयानी हाथी नाला, बैगनी आसमानी, हरा पीला नारंगी लाल, विबग्योर है बात की नहीं? तो इस तरीके से विबग्योर कलर आ जाएगा। सो व्हेन रेज पासेस थ्रू लेंस इट्स डिफरेंट कंपोनेंट बेंट एट डिफरेंट एंगल्स, दिस कॉजेस blurriness of image. As the blurriness is due to its colors, so it is called aberration. समझ में आ गई बात की नहीं? जो तुम्हारी कॉपियों में थोड़ी त्रुटि लिखते हो, जैसे क्या है कि
4 कोई सही तरीके से नहीं लिख पाता तो हम कहते हैं एब्रेटेड है आपकी कैलीग्राफी, हम लिखते हैं कि नहीं कॉपी में, तो जो भी चेकिंग होती है। एब्रेटेड का मतलब जो त्रुटियाँ हैं इस चीज़ को, ठीक है कि नहीं। सो अब यहाँ पर दैट इज व्हेन white ray passes through lens, तो अगर लेंस से ये पास कर रही, तुम्हें कुछ अगर चिप्स खाना तो खा लो, नाखून मत खाओ, मतलब पेट है खानी। सो व्हेन व्हाइट रे पासेस थ्रू लेंस, ठीक है, तो क्या होगा, देन इट्स, उसमें क्या नाखून में भी एक टेस्ट होता है, आपने खाया? पास थ्रू, हम लेकिन दूसरों के नाखून खा जाते हैं। सो क्या है, व्हेन वेरियस रे पासेस थ्रू लेंस, देन इट्स वेरियस कंपोनेंट क्या होता है, बेंड एट डिफरेंट एंगल्स, और उससे क्या होगा बताओ, दिस कॉजेज, इससे क्या होगा, सेंटेंस पूरा करो आना, this causes blurriness in image and so it is called, क्योंकि कलर की वजह से हो रहा है तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, क्रोमेटिक एब्रेशन। Now let us see एब्रेशन की स्पेलिंग क्या होगी, एब्रेशन, देखो एब्रेशन, क्रोमैटिक एब्रेशन। अब जरा देखें क्रोमैटिक एब्रेशन, चलिए नाउ अब देखिए कि सर इसके ऊपर लेंस माना जाता है ना, अच्छा, वेरियस रेस फॉलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उनका क्या होता होगा, जब वो फॉल करती होंगी तो ये देखिए, तो ऐसा होता है कि ट्यूबलाइट पे एकदम साथ सारे कलर्स दिख रहे अभी पता चल जाएगा। ये देखो, मान लीजिए इस तरीके का कभी आपने देखा है, ये देखो कि किसी की आंख है और ये देखो अलग अलग कलर दिख रहा हो, तो ये क्यों, किस वजह से है बताइए, दैट इज क्रोमैटिक एब्रेशन। तो ये एक तरह से सही नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर भी किसी बुर्ज पे देखो, मेहराब पे यहाँ दिख रहा है, या ये देखो इस आदमी का चेहरा कैसा दिख रहा है, तो ये अगर लेंस के थ्रू देखा जाए तो ये क्रोमैटिक एब्रेशन हुआ कि नहीं, क्योंकि डिफरेंट कलर पे आपको हमने ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी दिया, प्रिज्म, जो इस कलर को सेपरेट कर दे वो प्रिज्म कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी जगहों पे देखा है कि कहीं पर भी यही चीज दिख रही है कि कहीं कहीं ज्यादा एक्सप्लोर करके दिखाया गया कि ये तो अलग अलग कलर दिख रहा है कि नहीं, इस गायिका का एक चेहरा नीचे भी दिख रहा है, दिस इज क्रोमैटिक एब्रेशन। नाउ और ये क्या होता है यहाँ पर, नॉट फोकस्ड, द पारएक्सियल रेज, अच्छा इस सेंटेंस को सृष्टि पूरा करो, द पारएक्सियल रेज, आप बोलो, जो यस, द पारएक्सियल रेज गेट फोकस्ड फारर फ्रॉम एफ एंड मार्जिनल रेज नियरर देन एफ, वो फारर देन एफ, फारर फ्रॉम एफ, वो नियरर देन एफ, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से नियरर टू एफ हो जाएगा। सो दिस कॉजेज एब्रेटिव इमेज, उससे क्या होता है, जो इमेज है वो ब्लरनेस होगी कि नहीं,
और इस चीज को क्या कहेंगे अंशिका? ये काफी देर से नहीं है क्लास में। चलो, एक्रोमेटिक एब्रेशन मतलब 10 मिनट या 9 मिनट से नहीं है। सो दैट मीन्स द पार एक्सियल रेज। अब अभिषेक इस सेंटेंस को पूरा करो। द पार एक्सियल रेज get focused farther, ठीक है? Then F and marginal rays, तो marginal rays क्या होंगी? Get focused nearer to F, ऐसा पास हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया? दिस कॉजेज, क्योंकि सभी रे एक जगह नहीं हो रही हैं, सो दिस कॉजेज ब्लरनेस इन इमेज, कॉजेज ब्लरनेस इन इमेज, एंड दिस इज कॉल्ड एक्रोमेटिक एब्रेशन, यानी अवर्णीय त्रुटि है ये। वर्ण का मतलब रंग जानते हो कि नहीं? और जिसमें अवर्णीय त्रुटि, और वो वर्णीय है। वर्ण का मतलब रंग होता है, और वो कैसी है? वर्णीय त्रुटि। अब जरा देखो कहां से कहां तक हो रहा है। इस एंड से एक्सट्रीम एंड है, तो वहां वाला क्या होगा? पास हो जाएगा। और जो पास वाला होगा, देख लो, मतलब ये एफ है बीच में, उनका जो मिड पॉइंट है उसे एफ माना जाता है। और जो पास वाली है वो एफ से दूर होगी, और जो दूर वाली है वो एफ के पास होगी। तो एक्रोमेटिक एब्रेशन को कैसे दूर किया जा सकता है? पैराबोलिक मिरर से। कैसे दूर किया जा सकता है? क्या तुमने अपने टॉर्च में ऐसा मिरर देखा है? या कार में? वो सही तरीके से कॉनकेव नहीं होगा। वो कैसा होगा? सर्च लाइट। क्यों? अब हम इसके यूजर्स पढ़ने जा रहे हैं, तो वहां लिखा है सर्च लाइट। तो तुम अभी ऑब्जेक्शन उठा देते अगर मैं पहले बोलता कि सर्च लाइट, तो कहते हमने तो देखा है कि हमारा जो टॉर्च है उसमें ऐसे बना है, और सर आप बता रहे हो कि ऐसा होता है कॉनकेव। ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ। तो प्लेनली आप मना कर देते, तब मैं कहाँ खड़ा होता? या सर्च लाइट में बोलता, या कार का बोलता तो इनके पास कार है, अर्पिता के पास कार से आती जाती। कहते हमारी हेडलाइट में तो ऐसा नहीं है सर, वो तो कॉनकेव है। और आप कॉनकेव नहीं, वो तो पैराबोलिक है। पैराबोला तो जानते हो ना, ऐसे होता है। तो अब हम क्या कहें बताइए? दिस एब्रेशन कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर। जरा देखो, दिस एब्रेशन कैन बी eliminated by using parabolic mirror। देख लो, पैराबोलिक मिरर से इसे किया जा सकता है। अगर रेज इसमें एक्सिस है, ये पैराबोला की एक्सिस, तो पास आए या दूर आए, वो एग्जैक्टली क्या होती हैं? दे गेट फोकस्ड एट ए पॉइंट। इसी पॉइंट पे सब फोकस हो जाएंगे। ये देखो, ये भी तो कंकेव से सीधा दिखेगा। तो इससे क्या होगा? बिल्कुल शार्प हो जाएंगी सब एक जगह। तो जो कमी उसमें थी कि पार एक्सियल वाली जो थी वो दूर जा रही थी, और ये वाली, तो अब इसमें सब एक जगह हो गई कि नहीं? सर फिर तो ये स्फेरिकल मिरर नहीं कहलाएगा। स्फेरिकल नहीं कहलाएगा, लेकिन हम एब्रेशन को दूर करना चाहते हैं। तो अगर इस पे सनलाइट गिरेगी तो इसमें ये क्षमता होगी कि ये कागज को जला दे, या इवन आयरन की जो मेटलर्जी होती है ना, और उसको जला के आयरन निकाल दे। जरा देखो तो, सनलाइट अगर इस पे गिराओ तो वो ऐसा फोकस कर देगी कि आयरन भी मेल्ट हो जाए। कागज की क्या बात है, जरा देखें, समझ आई बात की नहीं? सो या उसमें भी वो सब कन्वर्ज कर रही है। धूप में रखो, कागज जला लो, दोनों में जलाने की क्या? भाई जो रे कन्वर्ज कर जाए कहीं,
ये भी तो ये कन्वर्जिंग मिरर है और वो कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्ज जो ये भी जलाएगा वो भी जलाएगा। लेकिन हम लेंस की अभी बात नहीं करेंगे, लेंस गिलास से पावर बहुत अच्छी होगी क्योंकि वो एक जगह कर देगा। जरा देखें, और यही सोलर कुकर में यूज होता है, सभी जगह करते खाना पका, तो अभी वो भी हम देख लेंगे यूज। नाउ सी बर्निंग पेपर थ्रू कॉनकेव मिरर। देखो इसके हाथ में कॉनकेव मिरर है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉनकेव होता है, वो तो लेंस होता है और वही ये कॉन्वेक्स बीच में होता है। ये देखो, तो अब इसने पेपर ले लिया और यही मिरर हमने आपको दिया था, देखो वैसा ही दिख रहा है कि नहीं, अंदर गहरा हुआ। और धीरे धीरे अब इसमें ये कुछ धुआं निकलने लगा, इतनी देर में निकलने लगा, वही था जो लाइक इस कॉनकेव। तो और अल्टीमेटली पेपर जल गया, ठीक है कि नहीं। सो जो भी रेज होंगी वो क्या कर सकती हैं, एक जगह पैरेलल पड़ रही सन से, तो क्या सबको उसने कन्वर्ज कर दिया, एक जगह फोकस कर दिया, एंड ड्यू टू दिस क्या हुआ, पेपर कैन बी बर्न। हम भी खाया नहीं जलाते हैं, मतलब आग तो लगी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ये देखो ये लेंस से भी कर सकते हैं, वो अभी तुमको लेंस दिखाया था नहीं पीछे मोटा सा, तो उसमें भी देखो जोमेटो आ ये भी वही चीज है, आप किसी चीज को इससे फोकस कर सकते हो। तो कोई भी चीज है, तो ये देखो कोई भी लाइट होगी तो ये फोकस हो जाएगी। इसमें भी वही चीज हो जाएगी, जहाँ कहीं भी फोकस, ये देखो हो रहा है कि नहीं बाहर की लाइट, ये देखो फोकस कर रहा है बाहर। वही अभी ज्यादा करेंगे, पर्दा खोलने काफी तुम्हारी जल जाएगी, जल जाएगी। यहाँ बाहर खड़े करके देखो ऐसे ही है, इससे क्या हुआ, अंगुली भी जल जाएगी, होल्ड करने के लिए तो पकड़ लो भाई, फोकस तो वही रहेगा, फोकस नहीं बदल सकते हैं। और अल्टीमेटली क्या होगा, भी करेगा वो जल जाएगा, कुछ करना चाहता ऐसा लग रहा है सूरज बत्ती जलाने वाला नहीं, बड़ा खेल हो तो मजा है। ये देखो मैं जलाऊंगा, इसने डिश से बना दिया और कागज जला दिया, जैसे डिश एंटीना भी तो कॉन्केव होगा। ये देखो अगर आप ही जाए बाई चांस तो ज़्यादा देर तक नहीं रखना, अदरवाइज इसको भी ये देखो उसने छोटे छोटे कांच के टुकड़े लिए और डिश एंटीना पे चिपका दिया। डिश एंटीना होता है कि नहीं, ये देखो इस पे चिपका दिया वीडियो कॉल पे, ये देखो कॉन्केव है, सबको चिपका दिया, अब कागज रख देगा। कितना जल्दी इसमें धुआं सा निकलने लग गया, देखो भाई बहुत जल्दी हो गया। ये आपने देख लिया, और जो व्हाइट कलर होता है आपके सामने ही सब हो जाएगा। और ये बहुत एक्चुअली में ब्राइट है स्पॉट इसका, मैंने चश्मा लगा रखा तभी मैं इसको देख पा रहा हूँ। लगभग मैंने इसको 1.5 2 और लाते हैं हमारे मिरर के सब, मुझे लगता है कि ये फोकस पे है, तो मैं काफी ज्यादा लाइट अब देखो इसे भट्टी की तरह कैसे यूज करें, पूरा मतलब लोहे को ही पिघला दे। सो ये देखो
कोई लार्ज हो, मकान के बराबर बड़ा तो बात हो। ये देखिए दिखाया होगा तो ही होगा। ये कमरे के बराबर बड़ा हो इस तरीके से। देखो सोलर पैनल ये दिखाया इसके बीच में बैठा अरे बोल भी इससे सीधे होगे जिस पे ऐसे रखा है ना। वैसे आग लग जाती है। सर वो आयरन वाला बल्ब बनवाना है तो इससे फोकस ये बहुत बड़े बड़े मिरर हैं तो दैट इज सोलर फर्नेस। क्या इसमें दिखाएगा? ये सब कुछ नहीं दिखा। वो रियल में वीडियो बना नहीं है, दिखना चाहिए। चलो ओके सो आपने देख लिया कि सारी रेस क्या हो सकती है इसमें, दे गेट कन्वर्ट और एक ही पॉइंट पे। लेकिन अब अगर मान लो तुम इसी पॉइंट पे जहां रे फोकस हो रही, तुम्हें लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी पता है क्या? नहीं। हाँ। चलो जिसको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई मिरर है कार में और रे आ रही है और मैं इसका बल्ब फोकस पर रख दूं। ये देखो बल्ब है फोकस पर। तो अब बल्ब फोकस पर है तो क्या इससे लाइट यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, और वो क्या ऐसे और बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। तो वो पैरेलल होगी तो बहुत दूर तक जाएगी कि नहीं? यहाँ दूर से आ करके हुई थी यहाँ, और यहाँ अगर ये इल्यूमिनेटिंग पॉइंट हो, फोकस पे इल्यूमिनेटिंग पॉइंट हो, तो वहां से जाएगी तो क्या पैरेलल नहीं हो जाएगी? ये देखो हम लोग क्या करते थे जब सर्च लाइट ख्वाहिश में थे लद्दाख में, तो सर्च लाइट घुमाते थे कि हमारा बल्ब फोकस पे आ जाए, क्योंकि आगे पीछे होगा तब तो वो टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। और वहाँ 50 किलोमीटर दूर देखते थे कहीं कोई चीनी तो नहीं है हमारे ऊपर गोली ताने, क्योंकि अपनी जान की बात थी। तो बड़े बड़े पहाड़ थे और लद्दाख में क्रिस्टल क्लियर एटमॉस्फेयर है। तो रात को जब गार्ड ड्यूटी लगती थी तो हम लोग, और घर में भी तुम लोग टॉर्च को ऐसे ऐसे नहीं करते, फोकस कहाँ फोकस हो गया, ले आए हम फोकस पे लाइट। तो उससे क्या हुआ कि सारे रेज उससे होते हैं और सब पैरेलल जाते हैं। तुमने उल्टा काम किया, पहले लाइट सीधी आके फोकस पे आ रही थी, अब तुमने फोकस पे लाइट रख दी। तो फोकस से जाने वाली लाइट अब सीधी जाए, इधर उधर रखोगे तब तो टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, तब उसकी रेंज नहीं बनेगी। और ये टॉर्च है, ये टॉर्च है, तो टॉर्च हो या हेडलाइट हो कार की, तो वो वहां पे क्या करता है वो करने वाला, उसमें चूड़ी बनी होती ऐसे ऐसे घुमाने वाली, तो वो ये देखेगा कि दूर जा रही कि नहीं, वो सही कर देगा। मैं हाँ, आप कहोगे कि हमारे कार की हेडलाइट दूर तक नहीं जाती, कहता अभी ठीक कर देते हैं मालिक, घुमाएगा दोबारा, कहेगा देखो ठीक हो गई, वो फोकस पे कर देगा और कुछ नहीं करेगा। यही हम टॉर्च में भी करते हैं, ठीक है कि नहीं? सो फोकस से हमने कर दिया। यही सर्च लाइट में होता है। सर्च लाइट का मतलब है कई किलोमीटर दूर जाए तो सर्च लाइट है, और टॉर्च का मतलब है 4 मीटर ही चली जाए। सर्च लाइट इतनी बड़ी होती है, आपने देखी होगी ना, हैंडल से पकड़ के सर्च लाइट ऐसे ऐसे देखते हैं, जो चौक वो थानेदार लोग लेके घूमते हैं। सो ऐसा ही डेंटिस्ट यूज करता है। डेंटिस्ट के पास एक छोटा सा ऐसा होता है, तो डेंटिस्ट मिरर कैसा होता है जरा देख रहे हैं, लेट अस सी। तो अगर वो फोकस से पहले रख दिया जाए तो क्या दांत बड़े बड़े दिखेंगे, और दांत के वो सारे डिटेल देख लेगा। तो दैट इज, ये देख लो कि डेंटिस्ट मिरर। तो डेंटिस्ट मिरर तो ऐसा होता है कि उससे ऐसा मिरर होता है कि नहीं, ये देखो, तो इस तरीके का मिरर होता है। वो दांत देख लेता है, दांत के पीछे भी देख लेगा, पूरा देख लेगा सारा डिटेल। तो दांत के अंदर तो बड़ा बड़ा दिखेगा। ये बिल्कुल यही मिरर है, बस उसी चीज को वो क्या फोकस से पहले रख दिया, तो वो बड़ा बड़ा दांत दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हमें छोटा तो नहीं देखना है ना, बड़ा डिटेल देखना है कि रूट कैनाल करनी है कि क्या है, अलग अलग है, तो इससे देखा जा सकता है। तो अब हम देखें इसके यूजेस क्या है। कॉन्केव मिरर तो चमत्कार है। सो कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड इन
टॉर्चेस। टॉर्चेस में यूज हो गया, ये इसके पीछे बैटरी है, ये इसका बटन है, तो और ये इसका हैंडल। सो इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट और व्हीकल्स हेडलाइट। हेडलाइट में भी यूज होता है कि दूर तक रोशनी जाए। टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पीछे लगाने की जरूरत नहीं, पीछे तो वो लगाते हैं ना रेड, वो रेड के पीछे से। टू गेट पावरफुल, और नहीं तो अगर पीछे पावरफुल फेंकें तो जो पीछे चला रहा है ड्राइविंग उसी के आंख में लगेगा और भेज देगा। पीछे नहीं लगाना है पावरफुल, उसको कंफर्ट रहना चाहिए ना। तो टू गेट, जब भी कभी रोड पे चलोगे एक तरफ सब रेड रेड दिखेगा, क्योंकि वहां पर गाड़ियां जा रही होती हैं और तुम्हारी गाड़ी इधर आ रही, तो उससे एक साइड रेड दिखेगा, जाने वाली गाड़ियों के सबके पीछे रेड है। लाइट जो है व्हाइट होती है और पीछे वाली तो टू गेट पावरफुल, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हेडलाइट में यूज होगा और किसमें यूज होगा? These are used in shaving mirror। क्यों होगा बोलो? शेविंग मिरर या आईब्रो बनाने के लिए, वो बाल देखने के लिए। शेविंग मिरर टू गेट ऑल डिटेल्स ऑफ फेस, ठीक है, ऑल डिटेल्स ऑफ फेस, फॉर गेटिंग लार्जर इमेज ऑफ फेस। तभी सोचो बाल क्यों दिख रहे हैं। इमेज ऑफ फेस, अब देखो, ठीक है। इट इज डेंटिस्ट यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। जिस टीथ में गड़बड़ी है तो डेंटिस्ट यूज इट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। इसके अलावा भी क्या होता है, इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर, क्योंकि एक जगह कर दे तो उस पर कटोरी रख दो, स्टैंड लगा के लोहा रख के उसी पे खाना रख दो, तो वो सब उसको खाना नहीं बना देगा गर्म करके। जब आग जला सकता है तो खाना नहीं बना सकता। सो इस तरीके से इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर एंड सोलर फर्नेस। उसमें अगर तुम लोहा रख दो उसको भी पिघला देगा, तो उसी से सब काम हो गया। एंड आपको मालूम है भारत में वो जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस बताई थी ना, कि पानी की वो करते हैं, हाइड्रोजन बना देते हैं पानी से, और वो हमारे यहाँ सोलर सिस्टम चल गया। मोदी ने नया सिस्टम निकाला है, कहने की बस उसी से तुम्हारी हाइड्रोजन निकलती रहेगी और भारत वाले यूज करें, और विदेशों में भी सप्लाई। क्योंकि हम सोलर पैनल बनाने में दुनिया में नंबर 1 है। हमने यूएन में भी जाके सोलर पैनल लगा दिए हैं, नीदरलैंड, स्पेन, सब जगह जाके लगा रहे हैं। तो हम उसका फायदा इस तरीके से उठा रहे हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो भारत में तो पूरी तरह से सोलर कुकर, और दूसरा क्या बताया, सोलर फर्नेस समझते हो, मेटलर्जी के लिए, मेटल के प्योरिफिकेशन के लिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल निकालना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल्स एंड ओर्स ना। तो जमीन में जो ओर्स हैं पाए जाते हैं सैंपल, उनसे मेटल निकालते हैं नहीं, तो वो वहां रख के प्योरीफाई, उसको कहेंगे सोलर फर्नेस। फर्नेस में टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर पहुंच जाता है। अब देखिए, ये तो हमने इसके यूजर्स पढ़ लिए। लेट अस सी द यूजर्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजर्स क्या सौम्य, आप मुझे सिर्फ 3 यूजर्स कॉन्वेक्स मिरर के बता सकती हैं? कॉन्वेक्स मिरर एक तो रोड पे लगा रहता है, और ब्लाइंड टर्न्स पे लगा रहेगा, ब्लाइंड टर्न्स पे वही, और एक कार के जो साइड मिरर होते हैं, रियर पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर, पीछे की कार आ रही, और साइड मिरर्स, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हाँ, रहता है। shopping शॉपिंग complex कॉम्प्लेक्स में कि उसमें वो वाइड एरिया कवर करता है। सो कॉन्वेक्स मिरर हमको क्या देता है, इट गिव्स द लार्ज व्यूइंग एरिया बिहाइंड अस। तो इसलिए इसे कहाँ यूज कर सकते हैं, इट गिव्स लार्ज
viewing area behind us, so it is used in as rear view mirror in automobiles, at blind corners of road। जैसे ब्लाइंड कॉर्नर है तो यहाँ पे एक मिरर लगा दिया जाएगा, तो यहाँ से जो कोई भी कार अब जा रही होगी तो वो क्या होगी, पता चल जाएगा कि आगे क्या चीज है। ठीक है, यहाँ से कोई कार तो नहीं आ रही और यहाँ पहाड़ है सारे, सो इधर का भी और इधर का दोनों का भी पता चल जाएगा। So at blind corner of road and shopping complex, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पूरा व्यूइंग एरिया आ गया और उसी के सामने कैमरा लगा दो, अब वो कैमरा तुम्हारे टीवी में हो तो उसमें व्यूइंग एरिया मिल गया। उसको तो वो जैसा नहीं होता, इनके यहाँ कैमरा नहीं लगा कंप्यूटर वाले का, कैमरे से आप देख सकते हो मॉनिटर में, बहुत दुकानों में नहीं रहता है, तो पहले उसमें व्यूइंग एरिया ले लो और उसके सामने कैमरा लगा। ज़्यादा एरिया आपको सर वो ऐड की बात क्या है? ब्लाइंड कॉर्नर, ब्लाइंड कॉर्नर का मतलब तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ पर ये अंधा मोड़ है, तुम्हें मालूम ही नहीं कि उधर से कौन आ रहा है, और एक है कि सामने है या कॉर्नर हो तो तुम्हें दिख जाए। पहाड़ों में तुम्हें उधर का क्या दिखेगा, तो ऐसा मोड़ कि बड़े बड़े पहाड़ हैं लेकिन उधर से कौन आ रहा है तुम्हें मालूम नहीं है, तो उस मिरर में देखो हाँ वो गाड़ी आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी समझ आई बात की नहीं। तो इसमें तो दोनों तरफ का दिख जाएगा। गुरुद्वारे के सामने बहुत समय तक लगा था, अंदर भी लगे हैं, एयरपोर्ट में बहुत सारे लगे हैं। सो ब्लाइंड कॉर्नर अब देखिए नाउ ओके, सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे में तो पेज नंबर 168 है, आपको बता दीजिए 142, पेज 142 निकालिए। That is define the principal focus of convex concave mirror। दिव्यांगी रिपीट करो, कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस। कर्वेचर और पोल के बीच में। इतना ठीक है, इतने में तो हम सेटिस्फाइड हैं। आप So when incident parallel rays of a convex either parallel to principal axis of a concave mirror, then after reflection it will converge at a point is our principal focus। अब रिपीट करो। बस मैं देखना चाहता हूँ कि सेम क्लास में अपने, हमारा कोई बैड इंटेंशन नहीं है, बस इतना ही है। बहुत अच्छा, इतना ठीक है। चलो बोलो यशिका। क्योंकि कमजोर होने के लिए प्रयास करना पड़ता है, नहीं भी सुनना पड़ता। तेज तो सभी होते हैं, 90 से ऊपर सब ला रहे हैं, ला के दिखाए कोई 60। हाँ बोलो। हाँ बोलिए। Incident ray falls parallel to principal axis on spherical mirror, then after कॉन्केव की बात की गई, जो क्वेश्चन उसी के बारे में बात करो। क्वेश्चन पढ़ो। falls parallel to principal axis on concave mirror, then after reflection it actually converge at a point or appear to अपीयर की क्यों बात कर रही है जब तुमसे कहने कॉन्केव मिरर की? then it actually converge at point. हाँ। That point is
हाँ, that point is called principal focus of concave mirror. अब रिपीट करिए। When incident rays fall parallel to concave mirror. हाँ? ऐसे नहीं होता है, बोलो। When the principal axis parallel, when incident ray parallel to the principal axis on a concave mirror either passes through चलो बोलो। Incident ray falling on principal axis or principal when incident parallel rays falling on principal axis. हाँ बताओ। Incident ray are falling parallel to principal axis on concave mirror, then either ray. हाँ, इधर से नहीं चलेगा भाई, आप बोलो यश। When incident ray parallel to principal axis on concave mirror, then after reflection they will active meter point at that point. ठीक है। So सब सही है, आगे चलो। incident rays falling on concave mirror are when parallel to principal axis. Then after reflection कम लोगों ने बोला है, after reflection these rays converge at a point. Converge at a point. This point is called principal focus. प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। It lies on principal axis. ये किस पे लाई करता है? It lies on principal axis towards reflecting surface. एक होता है behind the mirror और एक होता है in front of mirror. तो ये कहाँ लाई करता है? In front of ये प्रिंसिपल फोकस है। It is approximately midpoint between center of curvature and pole. It is of center of curvature and pole. Next is radius of curvature of spherical mirror has been given. तो हमें उसका फोकल लेंथ चाहिए। उदित फोकल लेंथ का क्या फार्मूला? हाँ, F is equal to R upon 2. कभी देख पानी है ना, ये P है, F है। So F is equals to R by 2 और R कितना दिया है? 20 centimeter by 2. So this is 10 centimeter. That is name the mirror. So अहाना, ऐसे मिरर के बारे में बताओ जो इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज देता हो। बहुत अच्छा। अच्छा, हमने दिखाया था आपको, वाइपो भी देखे। हाँ सही है। तो हमारा आंसर होगा कॉनकेव मिरर। लास्ट केस वाला। हाँ, कब देगा बताइए?
when object is between F and T। अभी तो देखा था आना आपने, फिर ऐसे ही रुक गई। मिरर से नहीं देखा था, आईब्रो बड़ी नहीं दिखाई। तो why do we prefer a convex mirror as rear view mirror? एकलव्य, आप कॉन्वेक्स मिरर का ही अपने व्हीकल में रियर व्यू मिरर के लिए हाँ, इट गिव्स, पहली बात तो इरेक्ट इमेज देगा एंड कवर्स ए लार्ज व्यूइंग एरिया। It gives large viewing area. और उल्टी ट्रक के लिए दिखाएगा कि उल्टी चल रही है। So it gives erect image and covers large viewing area. Viewing area behind the driver, behind us. Now, sign convention for reflection through spherical mirrors. Sign convention for reflection through mirrors. So we use new Cartesian sign convention for spherical mirror. कहने का मतलब है, मान लीजिए एक मिरर रखा है, तो हम कार्टेशियन सिस्टम में दो एक्सिस लेते हैं, यहाँ भी दो ही एक्सिस ली गई, ये दो एक्सिस ले ली गई, तो ये एक्सिस वाई एक्सिस हो गई और ये एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई। जहाँ ओरिजिन है, अभी क्या कहते हैं, जहाँ ओरिजिन है वहीं पर मिरर का क्या लिया जाए, पोल। तुम्हारा जहाँ मिरर है, तो मिरर अपनी जगह रखो, लेकिन ये मान लो उसके पोल से ही एक्सिस गुजर रही, दोनों एक्सिस, वो ओरिजिन पर है, पोल कहाँ रखा है, ओरिजिन पर। और प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मानी जाए, समझ आई बात की नहीं। और पोल से जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है उसे क्या माना जाए, वाई एक्सिस हो गई। ऊपर करना, ये टेम्परेचर कम करना, अभी बता देंगे, अभी ज़्यादा करना है, अभी इसका पूरा मतलब बता देंगे, 1 मिनट 30 पे होगा तो चल जाएगा। अभी धीरे धीरे करते हैं, चलो। हाँ। चलिए, अगर मान लो न्यू साइन कन्वेंशन में क्या है कि इस साइड क्या निगेटिव लेते हैं एक्स एक्सिस में, इस साइड क्या लेते हैं, ऊपर क्या लेते हैं, और नीचे क्या लेते हैं, नेगेटिव। अच्छा, v होता है द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। और u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। f होता है दैट इज डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल। वो तो सभी को मालूम है, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को ही तो f कहते हैं। दैट इज फोकल लेंथ, वो भी तो पोल से ली जाती है, fp। अब देखो h और h डैश क्या होता है, h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ, v और u क्या है, that is height of image। जैसे u पहले आता है कि v, u तो मतलब जो u है वो ऑब्जेक्ट है और v उसकी इमेज है, तो u का मतलब u तुम जो हो, और फिर तुम्हारी जो इमेज बन जाए वो तो बनेगी, v बन जाएगी।
आपकी में जब आप देखो V तो क्या है कि मिरर में देखोगे तो U तो दिखोगे और V भी दिखेंगे। भी इमेज है ना सर? हाँ, सही बात है कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है, ये देखो, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, तो मैंने इसके पोल को कहाँ रख दिया? ये रख दिया। और यहाँ पर ये F है और ये क्या है? मान लीजिए यहाँ पर एक अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो नेहा इसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस और पोल के बीच बनेगी कि C और F के बीच बनेगी? इसकी इमेज कहाँ बनेगी? बताने दो। सी के सही बता रही। So that is, यहाँ से एक ऐसे लिया तो उसे कहाँ से जाना चाहिए? फोकस से चला जाए। और जो यहाँ से गया है उसे उतने एंगल पे जाना चाहिए कि नहीं? ये कहाँ बन गई? ये बन गई। अब जरा देखो, अगर इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कितनी है? और मैंने ये ऑब्जेक्ट साक्षी कितने पे रखा होगा? जरा सोच कैसे कुछ अपने मन से बताओ। 15 15 वैसे 22 भी ले सकते थे कि नहीं? क्या? मतलब ये लेंथ अगर कोई 22 कोई बोलता तो आप लेती कि ना लेती? कैसे ले लेती? वो तो सी एंड आपके बीच में है ना, और सही। 10 एंड बहुत अच्छी बात हो रही, क्योंकि यही 20 है तो 20 और 10 के बीच होना चाहिए, तभी तो 15 बोल रही है। तो चलो बहुत अच्छा बोला इन्होंने, 15। और फिर ध्रुवांशी इसे कितना ले लें? इसको इमेज कर रहे हैं। ये अब ये इमेज हो गई, यानी A डैश, और ये क्या हुआ? इमेज बनती कि नहीं किसी की? इमेज तो ऐसे ही बनाती हो। एक रे सीधी भी तो फोकस से गुजर गई, और जो यहाँ लिखड़ी गिरी वो उतने पे चली गई। तो अब इसे कितना ले लें? तो अपने मन से कोई भी एक डिस्टेंस बताओ। 25 ले लें? तो 25 सेंटीमीटर। कितनी बात समझ आ गई? अगर मैं इसे 4 सेंटीमीटर लेता हूँ ऑब्जेक्ट को, ये A है और B, तो इसे आप कितना लेना चाहेंगे? इसका डबल 8 अच्छा, डबल लेना चाहिए। ठीक है, ले लो 1 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? सही है। अब देखो, कुछ चीजें हम आपसे पूछेंगे कि U कितना है सृष्टि? ये सही बता दिया। इन्होंने कहा कि जो एक्सिस के लेफ्ट में लिया जाए, बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा एक्सिस से लेफ्ट में लिया, -15 बोला। और कोई होता तो कह देता कि +15, लेकिन सृष्टि ने इस बात का खास ध्यान रखा। तो आपने तो यू फिर से समझो। अच्छा, डिस्टेंस U का मतलब क्या होता है जरा देखो? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंस तो बोलो पोल से इसकी कितनी डिस्टेंस है? -20 अगर तुम इसे लेफ्ट में मेजर कर रही हो कि राइट में, तो लेफ्ट की चीज क्या ली जाएगी? तो बोलो U कितना हुआ? -15 अब कोई नहीं बोलेगा। माइनस में होगा और इमेज इसमें प्लस में। प्लस माइनस है। अगर उधर बनी 6th केस में प्लस में ले लेना, तब हम मना नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, ठीक है। और शुरू के 5 केस में तुम हमेशा निगेटिव लेना। और U हमेशा निगेटिव लोगी या कभी पॉजिटिव भी लोगी? यू हमेशा निगेटिव। क्योंकि U तो लेफ्ट में ही है, सभी केसेस में लेफ्ट में होता है। U इज ऑलवेज निगेटिव। U क्या है? अब दिव्यांगी बताएंगी V कितना है। -25 सही, तो वो भी नहीं, इधर ही तो लिया जा रहा है, देख लो। तो इसलिए क्या हो गया? -25 सेंटीमीटर। नाउ यस, व्हाट इज दैट? -10 F is equals to -10 सेंटीमीटर। एकलव्य, व्हाट इज R? हमें पता नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। -20 इसका डबल तो कर लो। अरे इसे स्प्रेड करो रेडियस। R पूछ रहे हैं तो बता दो। उसके लिए तुम्हें कैलकुलेशन चाहिए क्या? ये मालूम है कि नहीं? तो फोकल लेंथ का डबल कर दो तो R हो गया कि नहीं? रेडियस R कितना हुआ? अच्छी बात है। अब मुझे सौम्या तुम ये बता दो कि H कितना? H है क्या? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बताइए आप। हाइट 4 सेंटीमीटर। अच्छा, तो आपने कहा H है +4। ये बहुत अच्छा बताया। और कोई होता तो सिर्फ 4 ही बता देता। हाँ तो मैंने 4 ही तो बोला। देखो, मैंने कहा कि +4 बहुत अच्छा है। 4 और +4 में ये देखो,
इन्होंने कहा कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेट ना करे क्योंकि ये चैप्टर लाइट का है, बहुत बड़ी बात है। और एच डैश क्या है? -8 सेंटीमीटर। एच डैश इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। क्योंकि ये देखो सुप्रिया, एच ऊपर लिया गया, तो जब ऊपर डिस्टेंस मेजर करोगी तो क्या लोगे? पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे डिस्टेंस मेजर करोगी तो नेगेटिव। निगेटिव। पोल के लेफ्ट में किया तो, नेगेटिव। पोल के राइट में किया तो। अब इन सब चीजों को लिख लें, वही है रूल हो जाए कि न्यू कार्टेशियन सिस्टम क्या कहता है? न्यू कार्टेशियन सिस्टम इज सेइंग प्लस है माइनस। देखो पहली चीज है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड फेस टुवर्ड्स लेफ्ट एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टू बी केप्ट एट लेफ्ट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होनी चाहिए? लेफ्ट की ओर है कि नहीं? ऐसे वाला भी है तो भी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो? लेफ्ट में। तो लिखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस is to be faced towards left, and object is placed to left of mirror. That means all incident rays should fall on mirror from left. सभी आपतित किरणें दर्पण पर बाईं ओर से ही आनी चाहिए। That is all. कोई भी मिरर हो सकता है फिर? हाँ, चाहे कोई भी हो, प्लेन मिरर में भी यही करना है। इंसिडेंट रेज फॉलिंग ऑन मिरर शुड, उसे क्या होना चाहिए? फॉल या कम फ्रॉम लेफ्ट। और सेकंड पॉइंट क्या है कि पोल ऑफ मिरर इज टू बी प्लेस, देखो ये कॉन्केव वाली कॉन्वेक्स है, एट ओरिजिन। पोल ऑफ मिरर इज केप्ट एट ओरिजिन एंड ऑल डिस्टेंसेस, कौन कौन सी? V, U और F, यही तो 3 डिस्टेंसेस हैं, आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ओनली। So मेरी बोलो ऑल डिस्टेंसेस, कौन सी डिस्टेंसेस? V, U एंड F आर टू बी मेजर्ड। क्या आपने ये जो मेजर किया ये पोल से ही मेजर किया है ध्रुवांशी? और ये क्या है? 3 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो ये U हुआ, और ये क्या है? V। और F जो था वो कितना लिया? 10 सेंटीमीटर लिया था कि नहीं आपने? तो क्या उसको भी पोल से ही मेजर किया? तो इन तीनों ही डिस्टेंसेस को आपने किससे मेजर किया? पोल से मेजर किया। इवन आर को भी करना है तो पोल से ही मेजर करना। पोल ओरिजिनल। पोल पर पोल ओरिजिन पे रखा है। समझ में आई बात कि नहीं? जहां तुम्हारा मिरर रखा है वहीं पे एक एक्सिस इधर से घुसा दो, एक यहाँ से, बस हमारा मिरर मुख्य है, उसी में दोनों एक्सिस जाएंगे। ये नहीं कि यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई रियल कार्टेशियन सिस्टम है, हमें वर्चुअली 2 एक्सिस चाहिए अपना काम करने के लिए, तो मिरर जहाँ बस वहीं पे पोल मान लो। अब देखो तो ऑल डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। अच्छा ठीक है, डिस्टेंसेस टू लेफ्ट ऑफ पोल इज निगेटिव एंड राइट ऑफ पोल इज, distances to left of pole is negative and right of pole is positive. Third, that is distances measured above principal axis is positive and below principal axis distances
is positive and सर ये फर्स्ट वाला नहीं समझा है। negative। हाँ फर्स्ट वाला फर्स्ट देख लो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर फेस करना है, जो भी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना ये, तो उसे किधर फेस करना है, लेफ्ट से, और उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो उसके क्या लेफ्ट में ही रखना है, यही करना है। और अगर और उसका पोल कहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ से जाना चाहिए। और सर कॉन्वेक्स हुआ तो कॉन्वेक्स से कॉन्वेक्स कुछ भी उधर ही से आएगी, ऐसे ये कॉन्वेक्स है तो ये है, ये तो बना तो है, समझ में आई बात कि नहीं। रिफ्लेक्टिंग उधर से आएगी, इधर से कोई रे हाँ, नहीं। लेकिन कॉन्वेक्स में कर्वेचर तो हाँ तो पेंटेड सरफेस इधर है, चाहे जो भी हो, वो कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है तो रिफ्लेक्टिंग उधर ही। मतलब ऐसे नॉर्मली हम मिरर बनाते हैं, बस खींचनी है, मतलब नॉर्मली जैसे ये मिरर बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बस लाइन। आपको जो 6+2 केसेस बताए गए उनमें सभी में उधर ही वो फेस है, और पूरी बुक के जितने फिगर हैं सब में उधर ही से रे आए। यही कन्वेंशन लेंस में भी चलेगा, सभी रे इधर से आनी चाहिए। समझ में आएगा। अब जरा देखो, सर एक मिनट रखा नहीं है इसमें ना, बुक के जो डायग्राम है वो 6 केसेस के, उसमें इन्होंने एक पैरेलल ले ली है और एक या तो फोकस या तो कर्वेचर, एक ने कर्वेचर से निकाल दिया है। हम भी सारे डायग्राम ऐसे बना सकते हैं कि वो सेटिंग सेंटर, तो जैसे ये है, एक इन्होंने सिर्फ पैरेलल ले ली और एक कर्वेचर से निकाल दी, कर्वेचर मतलब फोकस से यहाँ लोग फोकस और यहाँ पे से कर्वेचर से निकाल दी, तो उससे डायग्राम जो बिल्कुल सही बनता है। यही कर लो। ऐसा कर सकते हैं ना, हाँ, पोल पे डाल दो। यहाँ डाल के सी से एक निकाल हाथ दिया, से निकाल के बिल्कुल सही कर दिया। एक मतलब हेड से दो रे निकाली, जो फोकस से गई वो पैरेलल हो गई, पैरेलल दो नहीं, इस हेड की इससे दो रे निकली, वो दो रे जहाँ मिलेंगी वहीं उस हेड की इमेज बनेगी, तो वो दो रे यहाँ नहीं मिलेंगे, वो यहाँ ये यहाँ ये कहाँ मिलता है, ये तो भी आई है यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट है। अब देखो पूरी बात समझ में आ गई। नाउ अगर आपको u और v पता है कि डिस्टेंस कहाँ है ऑब्जेक्ट की और इमेज कहाँ बन रही है, तो उससे आप f निकाल सकते हो। दो फार्मूले हैं, डिडक्शन बाद में होगा। मिरर फार्मूला देखो, मिरर फार्मूला क्या है, इसका मैं बाद में डिडक्शन कराऊंगा। 1/v + 1/u क्या होता है बताओ, 1/f। ठीक है, अभी जैसे u और v पता हो, अब यहाँ पर आप देख लो, तो एक इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी नहीं लिख रहा हूँ, 8 को छोड़ा बाकी सब ठीक। और थोड़ी देर के लिए ये 15 था, बोलो 15 था, और ये भी है, इसको भी छोड़ देता हूँ थोड़ी देर में। हमें नहीं मालूम है कितना, हमें क्या मालूम कि कितना है, u और v तो पता है। तो ये मिरर फार्मूले में जरा रखो, बताओ v कितना रखे अंशिका, जरा चेक कर लें, v कितना था, -25। अच्छा u कितना रखें, 1/-15। मिरर फार्मूला मुझे क्या है, आप बोलो। सही है, आप बोलो। अच्छा कोई बात नहीं, आप बोलो, क्योंकि हमने उसमें लिखा नहीं बगल में ना, इसीलिए। 1/v + 1/u = 1/f। मैं बगल में लिख देता हूँ मेरा फॉर्मूला, फिर सुप्रिया आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी ठीक है ना। आप बताइए, अब तो ऊपर लिखा है ना, उससे वो रिकंसाइल नहीं कर पा रही। 1/v + 1/u = 1/f। सही है। अब हमने v की वैल्यू रखी कहाँ से, u की रख दी। u हमेशा निगेटिव होगा, u क्या होगा बोलो, ऑलवेज निगेटिव। और h क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा ये मुझे बता दो नेहा कि अगर कॉनकेव मिरर है
तो इसका f ऑलवेज निगेटिव होगा कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज पॉजिटिव? ये चीज पूछी जा रही है आपसे। क्या? कॉन्केव मिरर है। हाँ। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बता दो जो इसका f है वो ऑलवेज निगेटिव होगा कि ऑलवेज पॉजिटिव? हाँ? ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा, ये जो मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है ऑलवेज पॉजिटिव। इसका f क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा, तो ये है, तो क्या ये पोल के उधर है और ये पोल के इधर है, तो इसलिए F एंड R ऑलवेज निगेटिव और F एंड R, तो F एंड R ऑलवेज निगेटिव। और इसमें क्या है? F एंड R ये कैसे होंगे? ऑलवेज। इतनी बात समझ आ गई? तो ये ऊपर यहाँ 1 1 क्यों लिखा है मेरे फॉर्मूला में? बात तो एक ही है ना, 1 हटा दो तो वो हम रिड्यूस कर देंगे। ऐसा नहीं होता है कि सेम चीज होती है। जैसे 1/2 और प्लस 1/3, क्या ये 5/6 होता है? अब कोई कहते इसको पलट दो तो 2 + 3 = 6/5। ये जादू है, लेकिन हम लोग अभी ये जादू नहीं करेंगे। हाँ? ये कह रहे इसको पलट ही दो, सर ये कैसे पर पॉसिबल 6/5 है? किसको? हो या ना हो, वही कहने के लिए 1 लिखने की क्या जरूरत है? u + v = f लिखो। अरे सर ऐसा उसकी बात सुन रहे तो हम उसकी बात, देखो ये लोकतंत्र है, इसमें ये नहीं चलता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो वो कह रहे इसको पलट ही देते, 1 करने की क्या जरूरत है? तो मैंने बताया ऐसे नहीं पलट सकते, चीजें बदल जाती ना। वो एक समांतर श्रेणी थी, एक हरात्मक श्रेणी थी। हमने बताया कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक फिर एक ना हो जाते थे। आप जरा देखो, सो दिस इज 1/f, तो इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस और माइनस क्या हुआ? 1/f। इन दोनों का एलसीएम बताओ। 75 लिख दिया। इससे यहाँ कितना आएगा? माइनस का 3 निगेटिव है, यहाँ कितना आएगा? ये भी निगेटिव तो आ जाएगा ना बीच में। तो कितना हो गया बोलो? 1/, जो बोले हम बता देंगे, आप बोलिए। -75 में -5 इंटू हो गया है ना। -75 मतलब 75 25 15 का -5 ये एलसीएम में हम ये नहीं लेते निगेटिव। अच्छा नहीं। एलसीएम में नहीं लेते, फिर अपने आप ही ये साइन एक्स्ट्रा लगा देते हैं डिवाइड करने का। अच्छा ठीक। एलसीएम निगेटिव नहीं लेते, सही है? समझी नहीं। देखो 25 और 15 का एलसीएम लो, हाँ। तो क्या होगा बोलो? 5 से किया तो फिर 5 से किया और फिर 3 से किया, तो बोलो कितना आ गया? 75 आ गया। से पूरे को -1 से मल्टीप्लाई किया ना। किसको? ये जो साइन था ये बीच में ले आए। अच्छा। और -25 का क्या किया? कुछ नहीं, जब इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आया, वो निगेटिव लगा दिया। ठीक। वो तो पूरे से कर लोगे तब भी निगेटिव आएगा ही। और ऊपर और ये इसको सिंपली डिवाइड किया, बीच वाला साइन बीच में लगा दिया। सही है? तो अब बताओ, अब ध्रुवांशी की बात आई, बोले इसको इन्वर्ट करो। तो इन्वर्टिंग करने पर बोलो f क्या आएगा? 75/-8 75/-8 8 से डिवाइड करो जरा, तो 8 9 72, 3 बच गया, तो 8 2 24, 6 बच गया। तो अब कितना हुआ? 8 2 24, फिर 4 बच गया, तो 9, ये कितना आ गया बताइए? 9.375। और ये निगेटिव का इतने सेंटीमीटर हुआ फोकल लेंथ। समझ आई? अच्छा, सिर्फ तुम सौम्या इतना बता दो कि अगर ये 4 है और ये 8 होता तो इमेज कितने गुना मैग्नीफाइड हो गई? डबल हो गई ना? तो डबल हो गई। अब कुछ और चीजें देखें मैग्निफिकेशन के बारे में। और यार डबल से थोड़ा ज्यादा। मैग्निफिकेशन सुन लो, मैग्निफिकेशन कोई बात नहीं, मैग्निफिकेशन का फार्मूला बता रहा हूँ। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ विथ साइन दिया जाएगा और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात समझ आ गई? यानी m का फार्मूला क्या होगा बोलो? h डैश बाई,
और एक और फार्मूला होगा -v/u। ये सब हम आपको शाम को प्रूव कराते हैं, प्रूविंग होगी, लेकिन ये यूज हम कैसे करना ये बता दें, ठीक है कि नहीं। मैग्निफिकेशन किसके किसके इक्वल है? h'/s तो समझ में आता है कि भाई इमेज अपॉन वो, जैसे तुम्हारी 4 गुनी इमेज दिख गई, वो 20 मीटर की है, तुम 1 मीटर की हो या 20 गुनी है, तो 20 टाइम्स मैग्नीफाइड नहीं हो गई। तो h की यहाँ से क्या होता है मैग्निफिकेशन, h'/h भी हो सकता है, और दूसरा क्या है -v/u। मैग्निफिकेशन का फार्मूला बताओ। मैग्निफिकेशन का फार्मूला h'/h और एक है -v/u और मिरर फार्मूला 1/v plus 1/u is equals to 1/h। अब देखो, आपको हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मैं इसको यूज कर देता हूँ। क्या यूज करूं? ओके, सो मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला है बताइए? क्या -v/u है? एक ये भी तो है। तो v कितना दिया यहाँ देखो जरा, तो -(-25), इसका माइनस तो अलग है ना, और u कितना है बोलो? -15। एक माइनस कट गया क्या, और 5 से डिवाइड करो, तो दैट इज 5, और ये कितना हुआ? तो क्या मैग्निफिकेशन -5/3 हो गया? समझ में आ गई बात? बोलो बात सही है? अब जरा देखो, ये नीचे का हटाएं कि ना हटाएं? सर तो इस मैग्निफिकेशन में -5/3 निकला। अभी वो बता दो, रुको जरा। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, और ये क्या है? इमेज है, सही है? अच्छा, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। ओके, ये 2 सेंटीमीटर है, और आपसे कोई पूछ रहा है ये कितना हो? 2 सेंटीमीटर। हमें नहीं पता, लेकिन तुम सिर्फ मुझे ये बता दो, इस प्लेन मिरर के केस में v कितना है? -10। हमें पता नहीं है, ये आना बताएंगे v कितना है। +10, क्योंकि ये v तो ये है ना, कुछ लोग माइनस बोल रहे हैं कि राइट में निगेटिव ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हम लोग 8 से पढ़ते चले हैं। ऑब्जेक्ट कौन सा है? मिरर कौन सा है? लेफ्ट में ऑब्जेक्ट होता है, ये पेंटेड सरफेस है। क्या मिरर में इधर नहीं इमेज बनती है प्लेन मिरर में? तो ये v है, और u कितना है बोलो? तो v कितना ले बोलो? ये माइनस बोल रहे हैं। इन्होंने कार्टेशियन सिस्टम में ये सीखा है कि राइट चलो तो माइनस होता, गलत है ये, गलत नहीं सीख लिया। फॉर्मूले में डालेंगे तब तो वो चले जाने, तो अभी हमें v बताओ, यहाँ से देख के v बताओ। 10 नहीं होता, जो सौम्य से सीखो वो +10 बोलती है, +10। वो कितनी पर्टिकुलर है, और u कितना है? अच्छा, u हो गया -10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मुझे बताओ प्रवर्धन कितना है? 1 मैग्निफिकेशन 1 -v/u, बोलो है बात की नहीं? तो पहले माइनस लिखो, v कितना है बोलो? +10 और v -10 हुआ, इससे कितना आ गया? -10 equals to 1। 1 आ गया। अगर मैग्निफिकेशन 1 है या तो equals +1 है, तो इसका मतलब है उनका साइज क्या होगा? Same। इक्वल होगा। अच्छा, अब देखो मैग्निफिकेशन और किसके इक्वल होता है? h/h डिफरेंस मतलब सही। 1 आया तो मतलब इक्वल आएगा। समझ लो, इतनी बात हो गई। अब मैं कुछ चीजें हटा रहा हूँ, बता दीजिए। ठीक है? तो ये देखो, मैग्निफिकेशन 3 तरीके से हो सकता है। मैग्निफिकेशन एक होता है वैल्यू मैग्नीट्यूड पे, और एक क्या होता है? साइन। क्या मैग्नीट्यूड में एक साइन भी आ सकता है? जैसे कि यहाँ आया, अगर साइन निगेटिव आया है तो इमेज उल्टी बनेगी, और अगर साइन क्या आया बोलो? पॉजिटिव। तो अगर साइन निगेटिव आया है तो रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड, और अगर साइन पॉजिटिव आ जाए तो वर्चुअल
वर्चुअल एंड इवेंट। अच्छा, मैग्नीट्यूड 3 तरीके से हो सकता है। अगर 1 के इक्वल आ गया तो इक्वल सेम तो सेम साइज, और 1 से बड़ा ग्रेटर देन 1, यानी ऐसे, तो क्या होगा? तो बड़ी बनेगी। तो एनलार्ज। और अगर मान लो लेस देन 1 आया तो स्मॉलर डिमिनिश। लेस देन 1, तो इसका मतलब है लेस देन 1 तो डिमिनिश्ड। इतनी बात समझ आ गई? अब हम आगे की बात करते हैं। तो हमने वहां से ये निकाल लिया क्या मैग्निफिकेशन -5/3। इसका नेचर बता सकती हो क्या होगा इमेज का? और एनलार्ज होगी कि डिमिनिश्ड? एनलार्ज, क्योंकि 1 से बड़ा मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को अलग देखो और साइन को साइन से वहां पता करो। साइन अगर निगेटिव है तो इन्वर्टेड बन गई, साइन अगर पॉजिटिव है तो सीधी बन गई वर्चुअल। सही है कि नहीं? साइन को अलग देखो। ये वैल्यू क्या 1.66 आ रही, क्या ये 1 से बड़ी है? मैग्नीट्यूड को अलग देखो तो क्या बनेगी? बड़ी बनेगी, लेकिन उल्टी बनेगी। समझ आ गई? अच्छा, ये वैल्यू और बताओ किसके इक्वल है? यही मैग्निफिकेशन बोलो, क्या ये h'/h है? अब इसमें h की वैल्यू रख दो 4 है क्या? +4 रखें कि -4? बताओ। अभी देखो h क्या लिखा था, 4 लिया था कि नहीं? तो +4 -5/3। अब h' निकालो, ठीक है कि नहीं? एक बार साइन रख दो, फिर यहाँ ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, ला सकते। अब मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया बताओ? h' इज -20/3, यानी जो हमारी इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी? 6.6 बार कितने सेंटीमीटर की बनेगी? समझ में आ गई बात? 6.6 बार। ठीक है, अब जरा देखो, एक क्वेश्चन अपनी बुक का निकालो। मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या है? कोई यूनिट नहीं है, ऊपर और नीचे की चीज कट जाएगी। 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, फिर अगर फॉर्मूले से प्लस फॉर्मूले से। नहीं, ये देखो, इन्होंने कहा सर ये आपने जो किया है वो मुझे पसंद नहीं आया है। बहुत बड़ी बात कही है, कह रहे हम तो साक्षी का मेथड अपनाते हैं। तो इन्होंने कहा क्यों ना हम h'/h कर दें और -v/u। देख लो, कह रहे इसको बाईपास करो और h'/+4 और -25/-, बोलो सही है? अब h' सीधा निकाल लो, तो ये निगेटिव इससे कट गया, और वैसे भी इसे काटोगे तो -3/, -5/3 और 4 उधर ले जाओ, तो क्या -20/3 है? निगेटिव नहीं आया क्या? तो ये हमने निगेटिव साइन छोड़ दिया था, h' निगेटिव ही आएगा क्योंकि उल्टी बनी है, वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ना। तो अब ये बन गया, तो ये कितना आया बोलो? -6.6। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ में आने का आपको 5 में 2.5 नंबर ही मिलेगा, लेकिन जो बाकी का 2.5 नंबर है वो यहाँ छिपा हुआ है। देख लो, इसमें इतना करने के बाद u अभी तो मिल गया, ये निगेटिव आया, f निगेटिव है, तो इससे क्या पता चल रहा है? दिस इज ए कॉन्केव मिरर, क्योंकि यहाँ अभी दिखाया था ना मिरर बना के, इधर पड़ता है। तो दिस इज कॉन्केव मिरर। अच्छा, कॉन्केव मिरर। और ये भी कहा जा सकता है कि मैग्निफिकेशन कितना है बताओ जरा? -5/3। तो इमेज कैसी बनेगी बताओ? इससे क्या पता चला? रियल एंड इन्वर्टेड। और इससे क्या पता चला? मैग्नीफाइड। ये लाइन पे मुख्य नंबर है। तो इमेज इज रियल, इन्वर्टेड। सर लेस देन 1 है ना, माइनस तो एंड मैग्नीफाइड। समझ में आ गई? एंड इनिशियल -4 है ना, इससे तो बड़ी है ना, 4 से तो बड़ी। बोलो तो बता देंगे, पूछो हम बता देंगे आप।
लेस देन 1। जैसे देखो -0.23, अच्छा। अब क्या होगा? लेस देन। तो ये बताएगा छोटी भी बन रही है उल्टी, लेकिन छोटी में उल्टी नहीं बनती, वो कॉन्वेक्स का केस होता है हमेशा। जैसे रियर व्यू मिरर होता है ना, जब भी इमेज छोटी बनती है तो सीधी ही देखती हो अपनी स्कूटी में कि उल्टी ट्रक भी दिखती है। देख लो अभी आपके सामने ही है कॉन्वेक्स, जब छोटी बनेगी तो उल्टी, देख लो ये देखो छोटी है तो सीधी, उल्टी बन पाएगी कभी? तो हमेशा +2.3 होगा, नहीं छोटी होगी तो कॉन्वेक्स का केस होगा। अब कॉन्वेक्स में तो सीधी ही बनती है। हाँ तो वो सब उसमें भी हो सकता है। हाँ, सही। अच्छा ये देखो, ये क्या लिखा बताओ? मैग्नीफाइड हो गई। एंड साइज ऑफ इमेज क्या हुई बोलो? Size of image is -6.6. साइज ऑफ इमेज इज, ठीक है, 6.6 सेंटीमीटर। अब हम माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने इन्वर्टेड लिख ही दिया है, नहीं तो डुप्लीकेसी हो जाती है। इन्वर्टेड है तो फिर यहाँ पर क्या लिख दिया? 6.6 सेंटीमीटर, इतना ही रखिए। और शाम को भी साइंस की क्लास होगी। करना पड़ेगा, एक और बार पढ़ेंगे। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, एक और बार पढ़ने की बात है ना, अरे तो बोलती है, ये पढ़ने की बात करके बस सो रही थी। दोनों